एक तरफ देश में विकास की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है, सांप्रदायिक सौहार्द भी सुधरा है और लोग आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिरसा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल। शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं। इस नाते आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति में आने के लिए जो महिलाओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं कि उनकी राहें भी थोड़ी सी आसान हो? देखिए, ऐसा कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि आप राजनीति में आकर जो है वो महिलाओं के लिए या समाज के लिए सेवा करने के भाव से आप इसमें एंटर करना चाह रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ राजनीति ही क्यों, आप किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हैं, आपके पास उसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आप इस काम में जाकर आपका इसके पीछे का बैक ऑफ द माइंड आपके इसका मकसद क्या है। तो राजनीति में जो भाव लेकर महिलाएं इसमें एंटर करती हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी को देखकर जो हमारी दूसरी महिलाएं हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी हैं या कि सुमित्रा महाजन जी हैं और हमारी जो राजमाता सिंधिया जी थी, जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर थी हमारे पार्टी की, तो लगता है मुझे कि इन लोगों को देखकर बहुत सी महिलाओं को ये इंस्पिरेशन मिलता है। और अभी राइट नाउ अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, जिस तरह से उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट को संभाला और अब जो है आजकल फाइनेंस को संभाल रही हैं, तो इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसी से ही आगे जो है महिलाएं बढ़कर आती हैं, राजनीति में पार्टिसिपेट करती हैं और अपना योगदान देती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो आप हरियाणा के सिरसा से आती हैं जी। चुनाव के वक्त आपने तमाम वायदे भी किए थे। अगर आपके वादों की बात करें तो वो कहाँ तक पूरे हुए? देखिए, ऐसा है कि एक सांसद होने के नाते जहाँ तक मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मैं पार्लियामेंट में पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी बात को संसद के, अपने जो मेरे एरिया के जो लोगों के दिखते हैं उनको मैं संसद के अंदर रख सकूं, सदन के अंदर रख सकूं। और बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं इस मामले में कि ये जो 17वीं लोकसभा है, इसमें जो हमारे आदरणीय स्पीकर साहब हैं वो महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन जो है देते हैं और उनको बहुत मौका देते हैं आगे बोलने का। तो मेरी कोशिश ये है कि वहाँ पर जो रेलवे की जो समस्या है, इससे पहले आज तक कभी किसी सांसद ने इस तरफ गौर नहीं किया कि उस समस्याओं को मैं कैसे जड़ से ही खत्म करूं। कि जैसे वहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि वॉशिंग स्टेशन नहीं है, वॉशिंग स्टेशन जो है उसकी कंडीशन ये है कि वो 100 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो इस मामले में कहूंगी कि हमारा दुर्भाग्य है कि एक वॉशिंग स्टेशन जो है वो भटिंडा में है, वो भी सिरसा से सिर्फ 90 किलोमीटर पड़ता है, और दूसरा जो वॉशिंग स्टेशन जो है वो हमारा इधर हिसार में है, वो भी हार्डली जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ऐसे उसमें संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं कि आपके वहां पर जो है वो वॉशिंग स्टेशन बने। तो उसमें हमने ये कोशिश की सभी मंत्री जी से भी मिलकर, अधिकारियों से भी मिलकर, कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वहां पर जो है रेलवे की जो हमारी रेल है उनकी आवाजाही जो है वो बढ़े। तो उन्होंने, अधिकारियों ने भी और आदरणीय मंत्री जी ने भी ये बताया कि अगर वहां पर हाइड्रेंट लगता है तो उससे जो है थोड़ा जो पानी की जो समस्या है रेलवे की वो दुरुस्त होगी और उससे जो है आवाजाही बढ़ेगी। तो अब हमारी पुरजोर कोशिश ये है कि वहां पर हाइड्रेंट लगना चाहिए और उसके मामले में हमने मंत्री जी से भी बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है वहां का प्लेटफॉर्म जो है वो साफ सुथरा हो, नया बने, अच्छा बने, साफ सुथरा बने और उसकी रेनोवेशन हो। 150 साल पुराना वो रेलवे स्टेशन है। इसके साथ साथ हमने अभी त्रिपुर सुंदरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया को इस एरिया से जोड़ने वाली ट्रेन जो है वो हमने शुरू करवाई है और वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो सिरसा को नशे की मंडी का नाम देकर उसकी बहुत बदनामी भी होती थी, युवा ज्यादातर उसके नशे की चपेट में थे जी। तो इसको लेकर क्योंकि वहां से आप सांसद भी हैं जी, तो जो आपकी सरकार भी है हरियाणा में, तो आप क्या कर रही हैं कि ताकि युवा जो है नशे की चपेट से बाहर निकले? देखिए, ये कहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर जो बॉर्डर लगता है हमारे जो पंजाब का, और पंजाब में जिस तरह से नशे का बहुत ज्यादा चलन था, और उसी से ही, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो बॉर्डर पर है बिल्कुल पंजाब के, सिरसा लोकसभा जो है, तो इसकी वजह से वहां का युवा भी जो है इसकी चपेट में था।
लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर समय समय पर मेरी इस बात पर चर्चा होती रहती है, और मुख्यमंत्री जी ने भी वहां पर चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें और इसके साथ साथ सख्ती के साथ जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए और उनकी धरपकड़ की जाए, इसमें भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसके बाद से बहुत ज्यादा सुधार जो है वहां पर आ रहा है। इसके साथ साथ फतेहाबाद में भी हमने जो है वो डी एडिक्शन सेंटर बनाए हैं वहां पर, और वहां से बहुत से बच्चों से मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई और उन बच्चों को मैंने जो है ये कहा कि बेटा आप लोग क्यों इस लाइन में पड़े हैं, तो उन्होंने महसूस किया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम जो है इस लाइन से बाहर आएंगे और हम इसको छोड़ रहे हैं, और वो डी एडिक्शन सेंटर में है। बहुत अच्छे से डी एडिक्शन सेंटर हमारे वहां पर चल रहे हैं, और भी ज्यादा इसमें काम हो इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक मेरा एक एक बच्चा जो है सिरसा लोकसभा का नशे से दूर नहीं हो जाता तब तक मैं उसमें लगातार काम करती रहूंगी। अगर आपकी बात करें तो आप कृषि प्रधान राज्य हरियाणा से आती हैं जी। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो पिछले काफी वक्त से किसान जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। क्या आपको लगता है कि उनका जो मसला है, जो उनकी मांगे हैं, वो जायज कहाँ तक है? और दूसरी बात की क्या आपको लगता है कि सॉल्व होगा, सोल्यूशन निकलेगा किसान आंदोलन का? देखिए, ऐसा है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो उसका सबसे बड़ा तरीका है बातचीत करने का, और अगर हम किसी भी चीज पर एडमेंट हो जाएंगे कि हमें बातचीत नहीं करनी है, हमें किसी विषय के ऊपर जो है वो डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ 1, 2, 3 ये तीनों कानून वापस चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा देश है, उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सभी जो पार्टीज हैं, सभी वर्ग हैं, उनके साथ पूरा बातचीत होकर उसके बाद कोई अगर कानून लेकर आया जाता है तो ये इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि ठीक है अब हमारा दिल कर रहा है कि इसको वापस लो, अब हमारा दिल कर रहा है कि इस कानून को लागू करो। ये ऐसे नहीं होता है, ये कुछ तकनीकी इसमें इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर जहां कहीं पर भी बार बार ये हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार ये कहा कि मैं आप लोगों से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं, आप एक बार आकर बैठकर चर्चा करके आप मुझे बताइए तो सही कि जो कानून है इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है हमें, अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत है तो हम वो दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। और एक और मैं ममता जी आपको कहना चाहूंगी कि ये कोई किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं कानून, ये कानून आपकी चॉइस है, ये आपका ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इससे आप जो है कृषि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप जो प्रीवियस सिस्टम है उसी के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए ऑप्शन है। वो ऑप्शन को बंद किसने किया है? तो ये विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रही हैं हमारे भोले भाले किसान को, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ रहा है इन सब बातों को। आप वो बता रही हैं जो प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए किया, लेकिन जो समस्या है उनके आंदोलन की वो तो जस की तस है। आपको क्या लगता है कि राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। आप ये देखिए कि जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं वो जो है, एक बार मैंने उनका कहीं पे वीडियो देखा था तो उन्होंने कहा है कि देखिए ये मोदी जी ने जो है, अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया, इसको हटाने से वहां पर किसान बहुत परेशान होगा। अरे 370 का किसान से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है? 370 को हटाने से किसान वहां पर कैसे परेशान होगा? और अभी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब वो कह रहे थे कि इस गणतंत्र दिवस पर सबको जो है वो हक है कि वो तिरंगा फहराए। हम भी कहते हैं किसान हमारे भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है, उनका खून और हमारा खून बिल्कुल एक है। लेकिन हमको एक सिर्फ राजनीति करने के तहत अगर आप ये बात कहें तो वो गलत है। आप अपनी कोई समस्या है, कोई बात है तो उसको रखिए, सरकार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा अगर खेल की हम बात करें तो खेल के मामले में हरियाणा हमेशा से ही आगे रहा है, और जापान ओलंपिक में जिस तरीके से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, पूरे विश्व ने देखा है नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से गोल्ड हासिल किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे कमजोर होने की वजह से अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए हरियाणा सरकार और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हमारे जितने भी जो हरियाणा के पर्टिकुलरली खिलाड़ी हैं उन सबको जो 30 का हमारा एक जो वहाँ पर एक जो हमारा वो गया था वहाँ पर, तो उन सभी खिलाड़ियों को 30 के 30 खिलाड़ियों को वहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया और उन सबको वहाँ पर उनको फेलिसिटेट किया। तो वहाँ पर उन सभी खिलाड़ियों से भी पूछा जा रहा था कि आप बताइए कि हम लोग कैसा जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं सरकारें, और कैसा आपको और चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस और है।
तो हमारे जो बजरंग पूनिया जी हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमें तो बल्कि बाहर के देश वाले खिलाड़ी भी ये पूछते हैं कि आप लोगों को इतना पैसा सरकार कैसे देती है। तो हमारे जो जैसे वो निर्धारित किया है कि जो फर्स्ट गोल्ड लेकर आएगा जो उसको 6 करोड़ रुपया मिलेगा, और इसी तरह से जो है तो सभी को बहुत अच्छा प्रोत्साहन हमारी सरकार दे रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये भी डिक्लेयर किया है कि जहां कहीं पर भी हमारे खिलाड़ी चाहते हैं, जैसे जो हमारा भाई नीरज चोपड़ा है जो गोल्ड लेकर आए हैं, तो वहां पर एक एकेडमी ऐसी बने ताकि बच्चों को वहां पर नर्चर किया जा सके, बच्चों को वहां पर जो है उनको खेलों की तरफ प्रोत्साहन उनको दिया जा सके। और इसी के तहत जो खेलो इंडिया जो है वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। खेलो इंडिया में आपको जो लोकल स्तर के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़कर आना पड़ेगा, अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी। अगर वहां पर कोई बच्चे जो है वो इनाम लेकर आते हैं और ऐसा लगता है कि ये प्रतिभा है उसमें, उस बच्चे को ठीक से उसको गाइड करना, उसको नर्चर करना, उसको ठीक से उसकी प्रतिभा को आगे लेकर आना, ये फिर आगे जो है सरकार काम करती है उसमें, और उसमें पैसा खर्च करती है। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूपी का चुनाव है। यूपी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को लुभाने में लगी है। सपा बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा विकास पर जातीय समीकरण हावी हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर मैं बात करूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तो इन दोनों का ही फितरत इस तरह की है कि जैसे ही हम एक चुनाव से निपटते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चुनाव जो है जहां पर भी आना है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए और पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये वेरी नेक्स्ट डे से ही जो है वो सभी रूपरेखा तैयार हो जाती है। तो इसमें ये कह देना कि जो है वो कुछ ओबीसी को लुभाने के लिए या ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाति विशेष से इन सबसे ऊपर उठकर जो है वो देश के लिए काम करती है, संगठन के हिसाब से काम करती है। और आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने लाखों करोड़ों लोगों को जो है इस कोरोना काल में मदद की है, हर तरह से मदद की है। तो इसलिए हमारी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाना कि हम लोग जाति के हिसाब से जो है वो चुनाव के मैदान में उतरते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चुनाव मैदान में चाहे चुनाव कहीं का भी किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, पूरे दमखम के साथ पार्टी उतरती है और वहां पर जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं हमारे कार्यकर्ता वो देने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो उसका मंथन करते हैं कि वहां पर क्या कमी रह गई और वो कमी क्यों रह गई, हम इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर आगे बढ़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना अच्छा ये एक जो स्लोगन दिया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारा संगठन चलता है, हमारी पार्टी चलती है और उसके हिसाब से ही हम लोग मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और ये अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए ताकि मोदी सरकार को हराया जा सके। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। कि वो सुना होगा आपने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे कुनबा जोड़ने से जो है वो आगे नहीं बढ़ा जाता। और जनता इस बात को समझती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से भारतवर्ष की कमान संभाली है, किस तरह से उन्होंने जो है वो मेहनत की है और किस तरह से उन्होंने अंत्योदय के माध्यम से हर उस गरीब की जो अंतिम छोर पर है उसकी चिंता की है। और कभी जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, जिनके बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं करी, ऐसी ऐसी योजनाएं जो हैं वो हमारी सरकार में आ रही हैं और अब वो धरातल पर अपना रूप दिखा रही हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी अन्नपूर्णा योजना जो है उसके उत्सव के माध्यम से करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो है ये अनाज 5 किलो पर पर्सन जो है वो मुफ्त में देने के लिए जो प्रोविजन किया है, इसमें हमारे आम जनता के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है। और 18 और 19 को 2 दिन को तो पूरा अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया और इसके साथ साथ नवंबर महीने तक जो है हमारे 80 करोड़ जनता तक जो है मुफ्त में अनाज पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी का आह्वान किया है। मैं तो बल्कि कहूंगी कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, वो भी आगे बढ़कर आए और इस योजना के अंदर जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बिहार में एनडीए में सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा चुनाव के समय मिलेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक बहुत मैं कहूंगी कि एक ऐसे नेता हैं वो कि
जिनका आम जनता के जनमानस के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, जिस तरह का काम उन्होंने बिहार में किया है, और लगातार आप देखिए एक के बाद एक वो चुनाव जो जीते जा रहे हैं, और अब वो मेरे ख्याल तीसरी बार शायद वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि उनका सहयोग उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके सहयोग से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार रिपीट करेगी। इसके अलावा अगर यूपी उत्तराखंड की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों ही पार्टियां कितनी बड़ी खतरा है? देखिए, कोई खतरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोग बिल्कुल बुलंद तरीके से जो है वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। और रही बात आदरणीय ओवैसी जी की, तो जो लोग भी धर्मांध राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि उसको आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है। और इसका उदाहरण आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या इनका जो है वेस्ट बंगाल में भी ये लोग गए थे तो वहां पर क्या हश्र रहा। और इसी तरह से आप पार्टी जो है वो जिस तरह से झूठ की पार्टी है, सब कुछ इनका झूठ पे ही टिका हुआ है। आप बाकी सब तो छोड़िए, ऑक्सीजन के लिए भी इन्होंने जिस तरह से जो है यहाँ पर अपने कैंटर को यहाँ पर एकत्रित करके रखा ऑक्सीजन को, और बाकी के राज्यों में दिक्कत पड़ी थी तो इन्होंने उस समय भी ये नहीं सोचा कि कम से कम लोगों की जान के ऊपर तो हम लोग झूठ ना बोलें। तो ऐसी पार्टी है, इसके बारे में भी लोग सब कुछ जान चुके हैं। मुझे नहीं लगता इनका कहीं किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। अगर कोरोना संक्रमण की बात हम करें तो पूरे देश में शिक्षा की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना संक्रमण है, स्कूल बंद हैं। लेकिन अब सभी जगहों से ये मांग हो रही है कि स्कूलों को खोला जाए, और तीसरी लहर का भी खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर, खास तौर पे स्कूल खोलने को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि खोलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दोनों बातें हैं। बीच बीच में सरकार ने कुछ समय के लिए, जैसे अगर मैं हरियाणा सरकार की भी बात करूं, तो समय समय पर उन्होंने ये रखा प्रोविजन और कुछ समय के लिए खोले स्कूल। लेकिन फिर पता लगा कि लगातार अगर जैसे जो स्कूल खोले गए उसमें जो है 40 बच्चे इकट्ठे ही जो है उसमें संक्रमित पाए गए। तो ये, और माँ बाप जो हैं वो भी अभी उनका मन भी सहज नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो जब तक परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसका कोई अल्टरनेट माध्यम ढूंढ सकते हैं कि एक तो हम जो है ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस हो ही रही हैं बच्चों की, इसके साथ साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को हम एक दिन बुलाएं और कुछ बच्चों को अगले दिन बुलाएं। इस तरह से अल्टरनेट डे पे अगर हम बच्चों को बुलाएं और उनकी संख्या कम रहे और उनके अंदर डिस्टेंसिंग अच्छे तरीके से रहे और वो पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं उसको, तो मुझे लगता है कि तब कुछ इसमें जो है हो सकता है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, बच्चे बहुत कई जगह पर बहुत डिप्रेशन में आए हुए हैं कि बच्चों को वो माहौल ही नहीं मिल रहा है। और खासकर जो बच्चे जिन्होंने अभी प्राइमरी में फर्स्ट क्लास में केजी में इसमें एडमिशन मिला था जिनको, और उनको तो मालूम ही नहीं है कि स्कूल होता क्या है। और वहीं से ही पहला स्टेप है वो कि जब बच्चे सबके साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, सबके साथ मिलना जुलना खेलना सीखते हैं, और वहीं पर ही अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत है। क्योंकि ये देखिए वैश्विक महामारी है, इसमें हर किसी को अलग अलग तरह के दिक्कतें हैं, लेकिन उन सबका सामना करते हुए हम लोग मिलजुल कर आगे कैसे बढ़ें, हमें ये देखना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं पर भी जिसको मौका मिले वो उन बच्चों को जो है एनकरेज करे, उन बच्चों को पढ़ाए ऑनलाइन, उनको कहीं समय लगाकर अगर वो उनको कुछ सिखा सके, मदद कर सके, तो ये करना चाहिए सब। क्योंकि देखा जाए तो जानकार लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार कितनी तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए? हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है तीसरी लहर के लिए। मैं सबसे पहले तो ये प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमात्मा से कि तीसरी लहर ना आए, और मुझे पता नहीं क्यों पूरी उम्मीद ये लग भी रही है कि तीसरी लहर जो है वो नहीं आएगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हम इसके प्रोटोकॉल का पूरा अच्छी तरह से इसको हम फॉलो करेंगे। और वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है उससे भी हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये सबको एनकरेज करना चाहिए, सबको आगे बढ़कर जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अब बच्चों के लिए भी जो जाइडस के नाम से जो कंपनी है, शायद उसका कोई जो आया है उसमें वैक्सीन के लिए, तो उसमें भी हम जितना तीव्र गति के साथ वैक्सीनेशन बच्चों में भी बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन ठीक तरीके से हो रखा है, हम प्रोटोकॉल को, कोरोना प्रोटोकॉल को ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हम फिर भी मास्क लगा रहे हैं, फिर भी हम बार बार हाथ धो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हाथों को धोना। क्योंकि अगर आप आपका जो कोरोना का वायरस जो है उसकी एंट्रेंस की तीन जगहें हैं, आपका मुंह है, आपका नाक है और आपकी आंखें।
तो अगर आप हाथों को धो के रखेंगे तो आपका हाथ जब भी अपने आपके मुंह पे लगेगा, नाक पे लगेगा या आंखों पे लगेगा तो वायरस उससे अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये शुरू से ही बच्चों को राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये चीज सिखाई जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक इस पर जो है पार पा सकते हैं। और रही तैयारी की बात, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयार है। जगह जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। मेरे अपने खुद लोकसभा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, सिरसा के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लगा है कि किसी तरह से कोई ऑक्सीजन की दिक्कत किसी को ना आए। बेड्स जो हैं वो पहले से ही अरेंज करके रखे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है, अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें कोई आने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर हमला हुआ, मारपीट हुआ, फिर रिजल्ट आए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार टीएमसी निशाना बनाने लगी। उसको लेकर 5 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया और कई टिप्पणी भी की है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। जी। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने कहा है सीबीआई जांच करे। क्या आपको लगता है कि अब जो शिकार हुए थे, कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था और कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया था, क्या आपको लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता लगेगा कि कहां पर किस तरह से सरकार ने जो है वो इसको बजाय कि इसको ठीक करने के बजाय कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उसके अंदर कितना हल्के से इस तरह के जो हैं वो वारदातों को लिया। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि कहां पर कौन कितना दोषी है और उसको उसके हिसाब से सजा है, तो वो बढ़ती चली जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है ये डिसीजन, और सीबीआई की अगर जांच होगी तो उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर थी जी, उसके बाद आप राजनीति में आई, तो आपके लिए चुनौती वहां ज्यादा थी या यहाँ ज्यादा है? देखिए, महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि चुनौती हर जगह पर ही है, और आप कैसे उन चुनौतियों का जो है वो ठीक तरीके से उनको पार करती हैं, ये आपके विल पावर के ऊपर, आपकी डिटर्मिनेशन के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब मैं ऑफिसर थी तो मैंने वहां पर भी खूब मेहनत से काम किया और एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर मुझे 1-2 बार इनामात भी मिले वहां पर। और उसी तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि अब एज अ पार्लियामेंटेरियन कि मैं अपनी उस जनता के साथ न्याय कर पाऊं जिन्होंने मुझे चुनकर, 20 लाख के करीब लोगों ने जो मुझे चुनकर जो है इस बड़ी पंचायत में भेजा है, तो मैं उनके साथ भी न्याय कर पाऊं और इसके साथ साथ उस पंचायत में बैठकर वहां पर मैं जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरे कर्तव्य हैं, उनका मैं निर्वहन ठीक तरीके से कर सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और अभी तक मुझे तसल्ली है, हालांकि बहुत ज्यादा 100% तसल्ली तो नहीं है। कारण यही है कि कुछ तो ये वैश्विक महामारी ने बहुत परेशान किया। जितना मैं चाहती थी मेरे लोगों के बीच में वहां पर बार बार जाकर उनके और उनकी एक एक समस्या का समाधान करना, एक एक व्यक्ति की चिंता करना, जो मेरी ये सोच थी, और इसके साथ साथ ये जो कुछ थोड़ा सा आंदोलन की वजह से भी, तो मुझे लगता है कि मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है जितना मैं चाहती थी। लेकिन मुझे विश्वास भी बहुत है परमपिता परमात्मा का कि सभी माहौल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और हम उसी शिद्दत के साथ जो है वो जनता के बीच में जाकर और जनता के लिए, एक एक इंसान के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।